शुरू करेंगे। आज जो है हम लोग इंग्लिश में दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, सीरियली पढ़ते चलो, क्या ही दिक्कत है। और दूसरा चैप्टर का जो नाम है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम जो आपका चैप्टर है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम हिंदी में आपको इसका पूरा कहानी सुनाएंगे और पूरा कहानी मतलब पूरा डिटेल जितने भी बातों को दिखाया गया सब बात दिखाएंगे, लेकिन बाद में हम इसका आपको समरी भी पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत इज माय होम और आपके जो राइटर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो राइटर जो है सबसे पहले उनके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। ये हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो सबसे पहला बात याद रखिए कि भारत इज माय होम जो है ये क्या है, कैसे इन्होंने लिखा, क्या लिखा। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत इज माय होम जो है कहानी नहीं है, स्पीच है। स्पीच मतलब भाषण। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, तो आप देखे होंगे शपथ ग्रहण समारोह कई बार टीवी पर क्या होता है। सबसे पहले शपथ लेते हैं कि मैं फलाना ढिमका कसम खाता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद कुछ भाषण देते हैं कि ऐसा ऐसा मैं सोचा हूँ कि देश को इधर इस दिशा में ले जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल बनवा दूंगा, लड़कों के लिए कभी नहीं बनवाऊंगा। होता है। तो ये चीजें होती है कब, जब शपथ लेने के बाद भाषण देते हैं तब। तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जब 1967 ईस्वी में 1967 में राष्ट्रपति पद का शपथ लिए थे, उसके बाद जो भाषण दिया था उसी भाषण का पार्ट है, ये हिस्सा है। पूरा भाषण नहीं है, पूरा भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा है। उस भाषण का कुछ पार्ट है यही भारत इज माय होम। तो आखिर कुछ न कुछ तो विशेष होगा इनके भाषण में, तभी तो आपके सिलेबस में दिया गया है। नहीं तो राष्ट्रपति तो बहुत सारे बने और सभी राष्ट्रपति आए और गए, किसी भी राष्ट्रपति का जो है आपके सिलेबस में भाषण नहीं आया। और इनका भाषण आया है तो कुछ महत्वपूर्ण जरूर रहा होगा। तो उसी को समझेंगे कि क्या महत्व है। इसका नाम ही सबसे महत्वपूर्ण है इनके भाषण में। इन्होंने अपने भाषण में बोला था भारत इज माय होम, और इसी शब्द के कारण इनका भाषण हो जाता है बहुत ही फेमस। तो सबसे पहले आपने समझा कि राइटर क्या है, फिर कुछ उसके बारे में जाना, फिर इसके बारे में जाना भारत इज माय होम के बारे में कि भारत इज माय होम जो एक स्पीच है, न कि एसे है या न ही स्टोरी है। ये क्या है, स्पीच है, जो कि 1967 में इनके द्वारा जो है दिया गया था। अब जानते हैं कि आखिर इस भाषण में उन्होंने क्या कहा था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का अगर देखा जाए तो दो प्रधान होते हैं, एक होते हैं राष्ट्रपति और एक होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भी देश के प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री भी देश के प्रधान होते हैं, लेकिन मामला दोनों का अलग होता है। ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो संवैधानिक प्रधान होते हैं। कैसे प्रधान? संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान क्या है, मतलब ये संविधान के मामला को देखते हैं। किसके मामला को? संविधान के मामला को देखते हैं। संविधान मतलब नियम कानून। ठीक है। तो ये संवैधानिक प्रधान होते हैं, संविधान के प्रधान होते हैं। और संविधान में अगर कोई कुछ बदलाव करना है या फिर कुछ जोड़ना है तो इन्हीं के ऑर्डर से जोड़ सकते हैं या फिर बदलाव कर सकते हैं। दूसरी बात है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक। बोलेगा भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति होते हैं भारत के प्रथम नागरिक। ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे कि पूरे संविधान का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। नियम और कानून व्यवस्था राष्ट्रपति के हाथ में होता है। दूसरी बात है कि अगर किसी को फांसी की सजा सुना दिया जज ने, ठीक है, तो उसको क्षमा करने का एक ही व्यक्ति के पास अधिकार है, वो है राष्ट्रपति। और याद रखेंगे कि फांसी का सजा सुनाने का एक ही कोर्ट को ऑर्डर है। कोर्ट जैसे आप जानते हैं 3 लेयर में है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इसको फांसी सुनाने की जो है फांसी का सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। फांसी का सजा एक ही कोर्ट सुना सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फांसी का सजा किसी को सुना दिया तो उसके बाद एक ही व्यक्ति है जो माफ कर सकता है उसको, और वो है राष्ट्रपति। और इतना महत्व है राष्ट्रपति का हमारे देश के अंदर। ठीक है। दूसरी बात है, अब जानते हैं कि इस भाषण में उन्होंने क्या कहा था। तो भाषण में अब जानते हैं कि वो संवैधानिक प्रधान होते हैं, संविधान के मालिक होते हैं। तो वो क्या करेंगे, संविधान से संबंधित अपना बात बोलेंगे। सबसे पहले वो इस भाषण में कहते हैं
कि मैं राष्ट्रपति, अगर आप लोगों ने मुझे चुना है तो मैं भारत के संविधान का पूरा अच्छा तरीका से क्या करूंगा, पालन करूंगा और उसके प्रति मैं हमेशा वफादार रहूंगा। संविधान के प्रति मैं हमेशा क्या करूंगा, वफादार रहूंगा। इसका मैं कसम खाता हूँ। और कसम तुम लोग मतलब जनता से नहीं खाता, मैं अपने आप में कसम खाता हूँ, अपने आप से कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ अपने आप से कि संविधान का पूरा अच्छा तरीका से क्या करूंगा, पालन करूंगा और उसके प्रति मैं हमेशा वफादार रहूंगा। एक बात। दूसरी बात है कि ये जो वादा करते हैं वो खुद से करते हैं, हिमसेल्फ, वो खुद से वादा करते हैं, ना कि मतलब जनता से, क्योंकि वादा तो टूट जाते हैं। समझ आ रहा है? किसी दूसरों से किया गया वादा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो इसीलिए किसी दूसरों से वादा नहीं करते हैं, खुद से वादा करते हैं कि मैं वादा करता हूं कि संविधान के प्रति मैं क्या रहूंगा, वफादार रहूंगा। दूसरी बात है वो कहते हैं कि देखिए मैं देश के विकास के लिए वो सब कुछ करूंगा। और दूसरी बात है वो कहते हैं कि मैं जो देश के और समाज के कल्याण के लिए काम करूंगा उसमें न तो कभी जाति पाति देखूंगा, न ही कोई धर्म देखूंगा। यानी कि जाति पाति और धर्म का भेदभाव किए बिना हम देश का क्या करेंगे, विकास करने का काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी भाषण में वो कहते हैं कि हमारा जो एंशियंट सिविलाइजेशन था, हमारी जो पुरानी सभ्यता थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप उस सभ्यता को ना छोड़े, अपने संस्कार को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ इसमें वो कहते हैं कि मैं देश के कल्याण के लिए काम करूंगा। और इसी बीच में वो एक बात बोल देते हैं, जो बात इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो आप देख सकते हैं आपके बुक में आ चुका है उनका कौन चीज, भाषण। वो बीच में कहते हैं कि देखिए मैं भारत को अपना घर मानता हूँ, भारत इज माय होम एंड इट्स पीपुल आर माय फैमिली। वो बीच में बात कहते हैं कि देखिए भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे परिवार के क्या हैं, सदस्य हैं। वो बात जैसे ही बोलते हैं कि समझ लीजिए फेमस सा हो जाता है ये बात। और दूसरी बात है वो कहते हैं कि मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं भारत को अपना घर मानूंगा और यहाँ के भारत के लोगों को मैं अपना परिवार का लोग मानूंगा तो मैं कभी इसके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर के बारे में बुरा सोचता है, अपने परिवार के लोगों के बारे में बुरा सोचता है नहीं। इसीलिए मैं अपने भारत को अपना घर मानकर और यहाँ के लोगों को, जनता को मैं अपना परिवार का सदस्य मानकर मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब जो है महसूस कर रहा हूँ। और जिस तरह से लोग अपने घर को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से मैं भारत को और भारत के लोगों का क्या करूंगा, विकास करूंगा। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं अपने घर को स्ट्रांग बनाऊंगा, मजबूत बनाऊंगा, ताकि आगे हम लोग और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, विकास कर सके। दूसरी बात है गांधी जी भी काम के बारे में कुछ बोले थे कि आप लोगों को जो है काम जो है अपने हाथ पांव का यूज करके करना चाहिए। यहाँ पर जाकिर हुसैन काम के बारे में कहते हैं कि आपके काम में 3 गुण होना चाहिए। आपके काम में कितना गुण होना चाहिए, 3 गुण। अब ऐसा नहीं कि लगे हैं हो रहा है, लगे हैं हो रहा है, मतलब ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। या फिर 2 दिन किए फिर 3 दिन बैठ गए, 2 दिन किए 3 दिन बैठ गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मन मुटाव वाला काम भी, जिससे कि ठीका पर होता है ना, बेकार वाला काम, कि चलो ठीक है 6 घंटा काम अगर करना किसी तरह करेंगे तो काम तो आज अटेंडेंस तो बन ही जाएगा, वैसा वाला भी नहीं। ये कहते हैं कि आपके काम में 3 गुण होना चाहिए। कहते हैं कि आप मोर एंड मोर वर्क करिए, ज्यादा से ज्यादा काम करिए। आप हमेशा या फिर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जो आपका टाइम है वो काम में लगाइए। और आपका जो वर्क है ना वो शुड बी सिंसियर। सिंसियर मतलब है कि एकदम ध्यान पूर्वक कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि मतलब रिस्क लेकर के। कई सारे लोग मनमुटाव वाला काम करता है कि चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। करना है तो करना है इस काम को, ये होना चाहिए। दूसरा सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। आपका काम बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। कैसे, जैसे कि आप याद कर लिए तो कर लिए, ऐसा नहीं याद आज याद कर लिया कल भूल गए, तो ये सॉलिड नहीं हुआ। सॉलिड का मतलब है कि याद कर लिए तो कर लिए, वो भूलना नहीं है। आप रिवीजन करते रहेंगे बीच बीच में। और एसटीडी मतलब लगातार होना चाहिए। तो आपके काम में 3 गुण से सिंसियर, सॉलिड एंड एसटीडी। तो एसटीडी मतलब लगातार, ऐसा नहीं। अब देखो आप लोग रोज 4 घंटा ही
एक दिन नहाने का घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये काम कहते हैं कि आपके काम हो गया बालक, शांति बनाइए। और वो कहते हैं कि आपका जो काम है ना वो 2 प्रकार का होना चाहिए। 2 प्रकार का कौन? एक तो होना चाहिए पर्सनल वर्क और एक होना चाहिए सोशल वर्क। क्या पर्सनल वर्क है, क्या सोशल वर्क है, सो समझिए। ये कवि कहते हैं, जाकिर हुसैन जो है वो कहते हैं कि देखिए आप 2 प्रकार का काम करिए अपनी जिंदगी में। एक तो ऐसा काम करिए जिससे आपका विकास हो, जिसे हम कहेंगे पर्सनल वर्क। पर्सनल वर्क जो होगा उससे आपके या फिर आपके परिवार का क्या होगा, विकास होगा। देखिए प्रति व्यक्ति अगर विकास करेगा तो उसी से देश का विकास होगा। सभी व्यक्ति अगर काम करे, मेहनत करे तो देश का विकास होगा, क्योंकि जनता विकसित होगी जिस देश की, वही देश विकसित माना जाता है। तो कभी कहते हैं कि आपको 2 तरह का काम करना है। एक तो करना पर्सनल वर्क। अब पर्सनल वर्क में आप जो भी कर रहे हैं अपने विकास के लिए, अलग अलग प्रकार का सब काम है। कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई चोर है, कोई पुलिस है कि नहीं? तो सब अपना अपना काम कर रहा है। दूसरा कहते हैं कि आप सोशल वर्क भी करिए। सोशल वर्क ऐसा वर्क होता है जिससे समाज का भला हो। किसका भला हो? समाज का। समाज का भला वाला कौन आप काम कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपको क्षमता है कि मैं अगर 10 आदमी को क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो आप पढ़ाइए, इससे समाज विकसित होगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप मान लीजिए कि कुछ आपके पास ज्यादा धन है तो आप कुछ ऐसा बनवा दीजिए जो समाज के लिए अच्छा हो। कोई पार्क बनवा दीजिए या फिर कोई भवन बनवा दीजिए, कुछ ऐसा करवा दीजिए ताकि समाज का क्या हो, भला हो। इससे आपका भी विकास होगा और साथ ही साथ समाज का भी विकास होगा। तो ये सारा चीज इस चैप्टर में दिखाया गया है। अब आप पढ़ेंगे समरी को लाइन बाय लाइन। तो लाइन पर उंगली दीजिए और ध्यान से समझने की का कोशिश कीजिएगा एक एक शब्द को। सबसे पहले देखिए समरी लिखने का बताई है कि सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में आपको क्या करना है, 2-3 लाइन चैप्टर के बारे में और 2-3 लाइन जो ऑथर होते हैं उसके बारे में बता दीजिए। फिर आप बीच में 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ जितना भी लिखते हैं उसमें आप मेन स्टोरी बताइए, जो आपका चैप्टर में जो स्टोरी बताएगा उस स्टोरी को बताइए। और लास्ट में आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर, इस चीजों के बारे में। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम जो है ये एक्सट्रैक्ट है, मतलब हिस्सा है या पार्ट है या भाग है किस चीज का, तो स्पीच का। और किसके स्पीच का, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के स्पीच का। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच। डिलीवर्ड मतलब होता है उन्होंने यह स्पीच दिया था इन 1967 आफ्टर TAKING होना चाहिए, वहां पर जी लगा लेंगे। टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे, है ना, शपथ ले रहे थे, तो उसी टाइम पर शपथ जब ये ले रहे थे उसी टाइम पर इन्होंने जो भाषण दिया था वही भाषण है। और ये राष्ट्रपति का शपथ लिए थे 1967 में। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान से रखिएगा यार। तो 1967 ईस्वी में 1967 में जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, उस टाइम पर जो भाषण दिया था वही भाषण का हिस्सा है आपने इस चैप्टर में। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रोमिसेज हिमसेल्फ मतलब खुद से वादा करते हैं, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। भारत के कल्चर का पूरा अच्छा तरीका से जो है ना सेवा करने का वो क्या करते हैं, खुद से अपने आप से प्रॉमिस करते हैं। अब आप अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बोला जाए कि इन द प्रेजेंट स्पीच, इस प्रस्तुत भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पास्ट कल्चर ऑफ इंडिया। कहते हैं कि हमारा जो बीता हुआ, हमारा जो पिछला कल्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वाले भाषण में कहते हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। पुराना हमारा वह कल्चर जो प्रेजेंट से रिलेटेड है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ही ऑल्सो है ना एक्सप्रेसेज हिज पेट्रियोटिक लव। वो इस भाषण में अपने देशभक्ति प्रेम को भी दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि हम कितने बड़े देशभक्त हैं। टू हिज कंट्री, इस देश के लिए। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ही विल बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो संविधान है
उसके प्रति वो वफादार रहेंगे। ठीक है, वफादार मतलब समझते हैं ना, जैसा बताया गया है उसी तरीका का मैं काम करूंगा। ही गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ है ना नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर। वो कहते हैं कि हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कल्चर और जो व्यक्तित्व है वो ग्रो करे, इसके लिए भी मैं काम करूंगा और उसका भी मैं महत्व देता हूँ। अगला पैराग्राफ में क्या लिखा है देखिए, अगेन द ऑथर प्रोमिस है ना हिमसेल्फ, फिर कभी खुद से वादा करते हैं, फॉर द लॉयल्टी ऑफ दिस कंट्री, फिर से कभी वादा करते हैं कि मैं इस देश के प्रति क्या रहूंगा, वफादार रहूंगा। He promised to work for the welfare of its people, और वो कहते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं फिर कि मैं यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए क्या करूंगा, वर्क करूंगा, यानी कि काम करूंगा। वेलफेयर मतलब कल्याण, ठीक है। और कैसे काम करूंगा, कैसे मतलब कल्याण के लिए कैसे काम करूंगा, विदाउट, ये सटा होना चाहिए, हटा करके लिख दिया गया है, विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, बिना जाति और धर्म का भेदभाव किए हम भारत के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। समझ रहा है। दूसरी बात क्या है, आजकल देखिए जो होते हैं नेताजी लोग, वो भी भाषण देते हैं कि नहीं, कि जाति पाति से उठकर मैं आप लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। लेकिन आज भारत के राजनीतिक का सच्चाई यह है कि भारत का राजनीतिक आज जाति और धर्म के नाम पर ही चलता है, जाति और धर्म के नाम पर ही चलता है, जातिगत राजनीति पर। बिहार में तो सबसे ज्यादा, बिहार में सभी जाति का अपना अपना नेता है, तुम देख लो, है नेता कि नहीं। तो अब तो ऐसा कहना मुश्किल ही है, लेकिन ये लोग महान लीडर थे और इस लोगों ने कहा था तो किया भी था। फर्दर मतलब आगे, ही सेज, वो कहते हैं, दैट मतलब कि द होल ऑफ भारत, यानी कि संपूर्ण भारत, इज हिज होम, पूरा भारत उनका क्या है, घर है, एंड इट्स पीपल, और इसके जो लोग हैं, आर हिज फैमिली, और भारत के जो लोग हैं वो क्या है, उनके परिवार है। समझ आया। और यही बात इनके भाषण को महत्वपूर्ण बनाता है, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके चैप्टर का टाइटल भी यही है, भारत इज माय होम। ठीक है। He pleased himself to make his home and its people are his family। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही खुश हूँ भारत को अपना घर मान करके, एंड भारत के लोगों को अपना परिवार मान करके। ठीक है। He pleased himself to make his home strong। वो कहते हैं और कि मैं अपने घर को क्या बनाऊंगा, होम स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बनाऊंगा, इसके लिए मैं बहुत ही आनंदित अपने आप को महसूस करता हूँ, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर भी बनाऊंगा, और मजबूत और सुंदर भी अपने घर को मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा। ही एडवाइसेड टू द इंडियन, अब इंडिया के लोगों को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं, टू वर्क मोर एंड मोर, कहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक काम करिए, क्योंकि यह टाइम है 1967 का, जब आजाद हुए हम लोगों का मात्र जो है ना 20 साल हुआ था। आजाद हुए कितना साल, 20 साल। और उस समय में हम लोग बहुत कह लो कि पिछड़े देश के अंतर्गत गिने जाते थे, बहुत ही पिछड़े थे, बहुत गरीब थे, और गरीब लोगों को काम करना होता मोर एंड मोर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा देश ही पूरा गरीब था, और हम लोगों को सलाह दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय कि आप अधिक से अधिक काम करिए। और वो आगे यह भी बोलते हैं कि आवर वर्क शुड बी, हमारा वर्क होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो सिंसियर होना चाहिए, सॉलिड एंड स्टेडी, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करिए और आपके काम में यह 3 गुण होना चाहिए। सिंसियर मतलब एकदम रिस्क लेकर के आप काम करेंगे, निष्ठा पूर्वक काम करेंगे, और सॉलिड मतलब आपका काम ठोस होना चाहिए, और स्टेडी मतलब लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन कर रहे हैं 2 दिन बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि मेरे अनुसार काम होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होते इंडिविजुअल यानी कि खुद का काम, एंड दूसरा होता सोसाइटी। सोसाइटी मतलब जो समाज के लिए आप काम करते हैं। तो कभी कहते ही सेज दैट, वो कहते हैं कि
बोथ वर्क कैन बी डेवलप्ड ऑफ आवर कंट्री। ये दोनों प्रकार का जो काम है हमारे देश का विकास करेगा। एवरी पर्सन, प्रत्येक लोगों को, शुड मतलब चाहिए, डेवलप हिज मोरल बीइंग, बिकॉज अपने नैतिकता को क्या करे, विकसित करे, क्योंकि इट प्रोवाइड्स मोरल पर्सनैलिटी। आपका अगर नैतिकता अच्छा होगा तो आपका जो मोरल पर्सनैलिटी है वो भी क्या होगा, नैतिक जो आपका व्यक्तित्व है वह भी क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए आप अपने मोरल पर्सनैलिटी को भी बढ़ाइए और काम दो प्रकार का करिए, एक सोशल वर्क करिए और एक इंडिविजुअल या पर्सनल वर्क करिए। तो ये था मूल इसका कहानी। एट लास्ट मतलब अंततः, द ऑथर सेज दैट, लास्ट में ऑथर कहते हैं वी शुड यूज आवर पावर, हमको अपने पावर का यूज करना चाहिए। समस्या क्या है ना कि आज भारत में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि मेरा पावर क्या है। अब जानेंगे ही नहीं तो पावर का यूज कैसे करेगा बताओ। दूसरी बात है, भारतीय संविधान है भी बहुत ही पेचीदा, बहुत लंबा चौड़ा है। कोई अपराध क्यों करता है, आधा से ज्यादा लोग तो अपराध इसीलिए कर देता है क्योंकि उसको पता नहीं कि अपराध है कि नहीं, समझ में आ रहा है, और जानकारी ही नहीं है। अगर देखेंगे आप अमेरिका के संविधान को तो बहुत शॉर्टकट में लिखा गया है, लेकिन भारतीय संविधान बहुत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कारण क्या है, कारण यह है कि यहाँ के लोगों को चलना भी सिखाया जाता है और संविधान में लिख करके बताया जाता है कि आपको चलना कैसे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको संविधान में लिख करके या फिर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लिख करके बताया जाता है कि आपको बाएं साइड से चलना है। देख रहा है, उसको ये नहीं पता कि दाहिने साइड से चलना अपराध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना सारा चीज बताया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग मतलब देख लो किस लेवल के लोग हैं। अब जिस देश के लोगों को चलना भी सिखाना पड़े कि भाई तुमको क्या करना है, बाएं साइड से चलना है, हेलमेट पहन के चलना है, जूता लगा के बाइक से चलिए तो जूता लगा के चलिए, ये सब भी सिखाना पड़ता है और इस सब के लिए भी संविधान में नियम लिख के बताना पड़ता है। अगर इसका संविधान में रूल ना हो ना तो कोई उसको रोक भी नहीं पाएगा। या कहाँ लिखा है देखो बताओ तुम कि अच्छा ये हेलमेट पहन के चलना, कहाँ लिखा है बताओ। ऐसे लोग हैं हमारे ढीठ लोग जिसको कहते हैं, ऐसे लोग भारत में। अगर संविधान में ना लिखा हो तो पुलिस को कहेगा कि बताइए कहाँ लिखा है संविधान में कि आप कहते हेलमेट पहन के चलना है ना। है ऐसा कि नहीं है बताओ, हमारे देश में ऐसा है कि नहीं, जबकि आपको खुद पता होना चाहिए कि हेलमेट पहनने से क्या फायदा होता है। कई बार लोग भिड़ जाते हैं, अगर चालान काटते तो भिड़ जाते हैं मतलब वो पुलिस से ही कि ऐसे कैसे तुम काट सकते हो चालान। दूसरी बात है कि आपको अपने पावर का ज्ञान होना चाहिए कि आपका क्या पावर है। कई बार आप देखते हैं कि पुलिस क्या करती है, थापड़ चला देती है लोगों पर, देखा होगा, जबकि ऐसा करना गुनाह है। कभी भी आप एक पढ़े लिखे जिस व्यक्ति को देख करके पता चले कि हाँ ये ज्ञानी आदमी है, उसको थापड़ मारते कभी नहीं देखा होगा। तो पुलिस को पता है कि इसको ज्ञान है, कि इसको थापड़ नहीं मारना है। थापड़ आप देखेंगे लुच्चा, जिसके मुंह में टिल्ही हीरो, हाँ गुटका वाले, सबको इसी लोगों सबको देखा होगा थापड़ चलाते हो पुलिस, क्योंकि पुलिस को पता है कि इसको पता ही नहीं होगा कि थापड़ मारना अपराध है। ठीक है पता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ये चीजें हैं भारत के अंदर, यहाँ के लोग अपने पावर को समझते ही नहीं, तो पावर का यूज कैसे करेंगे। तो आप लोग पढ़िए लिखिए, पावर को समझिए, आप फिर उस पावर का यूज करिए फॉर मोरल पर्पस। नैतिक पर्पस के लिए आपको अपने पावर का यूज करना चाहिए, न कि अनैतिक पर्पस के लिए। अगर आपको ज्ञान है, आपको नॉलेज है अगर किसी भी कानून या फिर किसी भी चीजों का, तो उसका नैतिकता के अंदर काम करिए, अनैतिक कामों के लिए नहीं। जैसे मान लो क्या होता है गांव घर में हमने देखा है कि अगर उसको थाना पुलिस का कुछ ज्यादा जानकारी है ना तो उसको गलत यूज कर लेता है। ऐसा नहीं कि अब उसके पास थाना पुलिस का ज्यादा जानकारी है, समाज में गाँव में कुछ कोई फंस गया तो उसका हेल्प करके उसको निकाल दे, कुछ ऐसा कर दे, नहीं, घूस लेने के चक्कर में चला जाता है। तो ये है अनैतिक काम। तो अपने पावर का यूज करिए लेकिन नैतिक कामों में यूज करिए। He promises to है ना devote this time to the welfare of India। वो अंत में भी वादा करते हैं कि मैं अपना जो समय है वो भारत के कल्याण में क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। ये सारी चीजें कहने के बाद आपका जो चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम इस तरीका से अभी धैर्य रखिए, अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इतने बातों को आपके चैप्टर में दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम होगा 8 मीन्स ऑफ
एसना।